नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आलोचना साहित्य। ये आलोचना साहित्य पर दूसरा वीडियो है और इसमें आज हम जानेंगे कि आलोचना साहित्य का प्रारंभ कैसे हुआ और धीरे धीरे जो इसका विकास क्रम है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी आलोचना का विकास सबसे पहले प्रारंभ हुआ संस्कृत काल से, यानी जो अब हम हिंदी में आलोचना साहित्य पढ़ते हैं उसकी जड़ें संस्कृत साहित्य में भी मिलती है। तो यहाँ पर संस्कृत आलोचना की अगर बात करें तो संस्कृत आलोचना ही हिंदी आलोचना का पूर्व रूप है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम सैद्धांतिक समीक्षा का विकास हुआ, जिससे काव्य शास्त्र का अलंकार शास्त्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है। यानी जो सैद्धांतिक समीक्षा का विकास हुआ, सैद्धांतिक समीक्षा से तात्पर्य क्या है? सिद्धांतों और नियमों के आधार पर किसी के गुण और दोषों को समझना सैद्धांतिक समीक्षा है, जिसे हम काव्य शास्त्र का अलंकार शास्त्र भी इसी नाम से जानते हैं। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो यहाँ महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में है। ये नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्र का उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है। बाद में भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि आचार्यों ने भी रस सिद्धांत की अपने अपने ढंग से व्याख्या की तथा अपने अपने मत की पुष्टि, किंतु ये सभी रस की महत्ता स्वीकार करते हैं। यानी सभी ने अपने अपने विचार तो व्यक्त किए, लेकिन उन विचारों का निष्कर्ष क्या था कि इन्होंने रस को स्वीकार किया। भामह, दंडी, उद्भट आदि आचार्यों ने काव्य को आत्मा के रूप में रस के स्थान पर अलंकार की प्रतिष्ठा की तथा अलंकार को ही सौंदर्य का पर्याय माना। बाद के युग में वामन ने रीति संप्रदाय की, कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद वामन, कुंतक तथा आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि को माना। आचार्य क्षेमेंद्र ने इन सभी तत्वों की आवश्यकता मानते हुए औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य क्षेमेंद्र ये मानते हैं कि काव्य में सभी तत्वों का होना अनिवार्य है, इसीलिए इन्होंने औचित्य संप्रदाय स्थापित किया। मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि आचार्यों ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य आदि सभी का विवेचन किया। इस प्रकार अगर हम देखें तो संस्कृत में आलोचना की परंपरा काफी प्राचीन है, किंतु ये देखने की बात है कि संस्कृत में केवल सैद्धांतिक समीक्षा का ही विकास हुआ। व्यवहारिक आलोचना एक प्रकार से इस समय में उपेक्षित रही। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि संस्कृत की आलोचना कहाँ से शुरू हुई। यानी संस्कृत में आलोचना से मतलब क्या है? जो भी साहित्य लिखा जा रहा है उसके गुण और दोष, जैसे भरत मुनि है, इसे हमने यहाँ पर प्रारंभ माना। भरत मुनि ने किसको महत्व दिया? रस को महत्व दिया कि जो रस है वही काव्य की आत्मा है। लेकिन बाद में जो संप्रदाय के, जो अन्य संप्रदायों के लोग आए उनमें, जिसमें जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बाद में जैसे वामन आए, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भामह, दंडी, उद्भट आदि आचार्यों ने काव्य को आत्मा के रूप में रस के स्थान पर अलंकार की प्रतिष्ठा की। यानी पहले जो आचार्य हैं उन्होंने रस को महत्व दिया, लेकिन बाद में अलंकार को इन्होंने, रस से तात्पर्य क्या है? जैसे जो हम नवरस पढ़ते हैं, यानी वो होने चाहिए। लेकिन बाद के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि रस से कुछ नहीं होता, काव्य दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। अलंकार से मतलब क्या है? आभूषण, और आभूषण पहने हुए कोई भी स्त्री को सुंदर बनाया जा सकता है, वैसे ही अलंकार से काव्य को सुंदर बनाया जा सकता है। लेकिन विद्वानों में इसमें भी मतभेद रहा। तो बाद के जो आलोचक या विद्वान हुए उन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें कुंतक का नाम आता है, या यहाँ पर कह सकते हैं वामन जिन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की, आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपने अपने विचार दिए। वामन कहते हैं कि रीति से ही काव्य को अच्छा बनाया जा सकता है। कुंतक ने वक्रोक्ति को महत्व दिया। तो ये अलग अलग विचारक हैं, अलग अलग समीक्षक हैं, जिन्होंने अपने मतानुसार अपने विचार व्यक्त किए
और एक संप्रदाय विशेष की स्थापना की। यहाँ पर मुख्य बात क्या थी संस्कृत आलोचना साहित्य में, कि व्यवहारिक आलोचना पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर किस आलोचना पर बल दिया गया, सैद्धांतिक समीक्षा, यानी सिद्धांतों पर नियमों से बंद कर ही समीक्षा की गई। जो सामान्य व्यवहारिक जीवन में जिन चीजों का होना आवश्यक है उस पर ध्यान इन्होंने नहीं दिया। इसके बाद के समय में देखें तो हिंदी आलोचना, देखिए हिंदी आलोचना की अगर बात करें तो संस्कृत काव्य शास्त्र हिंदी के आचार्यों को परंपरा के रूप में मिला। यानी संस्कृत का जो काव्य शास्त्र है हिंदी के लिए पहले से ये परंपरा चली आ रही थी। हिंदी में आलोचना का जन्म मध्यकाल में हुआ, मगर यह आश्चर्य की बात है कि हिंदी में प्रारंभिक आलोचना ग्रंथ भक्ति या श्रृंगार तथा काव्य रचना की प्रेरणा से रचित हुए, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के विवेचन की दृष्टि से नहीं। ये आपको यहाँ विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए, प्रारंभिक आलोचना ग्रंथ लिखे गए, वहाँ भक्ति और श्रृंगार जो महत्वपूर्ण थे, ये प्रेरणा केवल सिद्धांतों के विवेचन की दृष्टि से इसकी रचना नहीं की गई। जैसे सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, नंददास की रचना है रस मंजरी। यद्यपि काव्य शास्त्र की कसौटी में हम इनको ला सकते हैं, इस श्रेणी में या इस कोटि में हम रख सकते हैं, तथापि उनका लक्ष्य नायिका भेद समझाना न होकर आराध्य कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करना है। कारण यही है कि चाहे रहीम है, गोपा है, भूपति है आदि अकबर के कुछ दरबारी कवियों ने काव्य का जो विवेचन किया उसका लक्ष्य रसिकता का पोषण ही है। बीच बीच में कविता के संबंध में कुछ नियमों की चर्चा करते हुए तुलसीदास का लक्ष्य काव्य शास्त्र प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि अपने राम के जीवन और उनके शौर्य का बखान करना था। तो कहने का भाव क्या है, मध्यकाल में जो काव्य शास्त्र परंपरा चली आ रही थी या जो काव्य शास्त्र के आचार्यों से हमारे पास परंपरा आई आलोचना की, मध्यकाल में भी वो देखी जा सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इस काल में जो भी साहित्य लिखा गया उनका मुख्य उद्देश्य आलोचना करना नहीं था, बल्कि मुख्य उद्देश्य क्या था, अपने आराध्य की स्तुति करना, अपने आराध्य का वर्णन करना। यहाँ पर सूरदास का नाम आप दे सकते हो जो साहित्य लहरी है सूरदास की, नंददास का नाम आप दे सकते हो, नंददास की रचना कौन सी है, रस मंजरी है। यहाँ पर आप रहीम, गोपा, भूपति आदि का नाम भी दे सकते हो। ये कुछ दरबारी कवि थे, किसके, अकबर के। इन्होंने काव्य का विवेचन तो किया लेकिन उसमें रसिकता का भाव भी है, लेकिन यहाँ पर नियमों के आधार पर अपने काव्य की चर्चा इन्होंने नहीं की। और इसी श्रेणी में तुलसीदास की रचना भी आती है, लेकिन तुलसीदास ने भी यहाँ पर काव्य शास्त्र को प्रस्तुत करने के लिए रचना नहीं की, बल्कि अपने आराध्य राम के लिए इसकी रचना की है। तो यहाँ मध्यकाल से हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। इससे पहले जो आलोचना लिखी गई वो कौन सी थी, संस्कृत साहित्य में जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें रीतिकाल, क्योंकि मध्यकाल वो काल है जो भक्ति काल है, उसके बाद कौन सा समय काल आता है, रीतिकाल। देखिए रीतिकाल में अगर हम देखें तो ऐसे ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई जिनका उद्देश्य काव्य शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का परिचय प्रस्तुत करना था। क्योंकि रीतिकाल के बारे में हम जानते हैं, रीति का मतलब ही क्या है, पद्धति और परंपरा। कौन सी पद्धति, परंपरा, जो काव्य शास्त्र के नियमों से जुड़ी हुई परंपरा है। यानी जैसे काव्य शास्त्र में ग्रंथ लिखे गए उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाकर रीतिकाल में भी रचना की गई। 17वीं शताब्दी के मध्य में आचार्य केशव दास ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना प्रवीण राय को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के नियमित की थी। यानी प्रवीण राय को काव्य शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों को सिखाने के लिए केशवदास ने 2 ग्रंथ लिखे थे, जिसका नाम क्या है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। इसमें संदेह नहीं कि केशव का लक्ष्य काव्य शास्त्र के ग्रंथों की रचना करना था तथा उन्होंने ये कार्य विशुद्ध आचार्यत्व की प्रेरणा से किया। यानी उसमें भाव कौन सा है, आचार्यत्व का भाव।
यानी खुद को आचार्य सिद्ध करने का भाव, क्योंकि वो अपने शिष्य को सिखा रहे हैं। यहाँ यह भी कहना उचित रहेगा कि केशव दास ने पहली बार हिंदी में काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ रचना की आधारशिला रखी तथा उसके साथ ही हिंदी में काव्य शास्त्र के ग्रंथों की परंपरा भी शुरू हुई। केशव के बाद देव आए, मतिराम आए, भूषण, बिहारी, ग्वाल, ऐसे अनेक कवि हुए जिन्होंने रीति काल के में काव्य शास्त्र संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। रीतिकालीन काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों को हम 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए, पहला तो वो जिसमें काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के परिचायक ग्रंथ लिखे गए, यानी काव्य शास्त्र के नियमों को का परिचय देने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए वो एक श्रेणी में आते हैं। दूसरा, रस और नायिका संबंधी जो ग्रंथ लिखे गए। तीसरा, जो अलंकार विषय ग्रंथ लिखे गए। और चौथा क्या है, जो रसोद्रेक में सहायक ग्रंथ यानी रस को उत्पन्न करने में सहायक ग्रंथ थे, उनकी रचना भी की गई। इस काल में समीक्षा सिद्धांतों का प्रतिपादन काव्य शास्त्रीय एवं अलंकार ग्रंथों में मिलता है, किंतु इनका कोई खास महत्व नहीं है। इसका कारण क्या है कि उनका आधार संस्कृत काव्य शास्त्र की जो रचनाएं हैं या संस्कृत काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं केवल वही हैं, इसीलिए इनका कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं है। रीतिकाल के बाद हम अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में हिंदी आलोचना का आगमन सबसे पहले हम भारतेंदु युग से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भारतेंदु युग की अगर बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं ये, और पोषक भी हैं, यानी जन्म भी इन्होंने ही दिया उस साहित्य को जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, और उसका पोषण भी किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में सभी विधाओं में लेखनी चलाई, जैसे नाटक भी लिखे, निबंध भी लिखे, काव्य रचनाएं भी की, सभी प्रकार की जो भी उस समय की विधाएं थी। अतः हिंदी आलोचना का प्रारंभ भी उन्हीं के नाटक नामक ग्रंथ से होता है। ये ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना का है तथा ये एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है, जिसमें भारतेंदु जी ने प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र तथा पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय है। यानी इस जो इनका ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ, उसका नाम क्या है, नाटक। और यहाँ पर कौन कौन से नाटकों, किस बात को, किस विधा को जोड़ा है, प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र और तथा पाश्चात्य, इन दोनों की समीक्षा यहाँ पर की है। यानी जो प्राचीन काल में भारत में नाट्य लिखे गए या नाट्य शास्त्र के जो नियम है उनमें, और जो पाश्चात्य नाटक है उनकी समीक्षा यहाँ पर की है। उन्होंने अपने समकालीन नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए तथा अपनी मौलिक उद्भावनाएं भी दी, यानी कुछ सामान्य नियम बनाए और कुछ अपने विचारों को उसमें डालने की कोशिश भी उन्होंने की। इस ग्रंथ में भारतेंदु जी की समीक्षा कहीं कहीं तीखा और व्यंग्यात्मक भी हो गई है, जैसे उन्होंने पारसी नाटकों में की तीखी आलोचना की है। भारतेंदु जी के साथ ही इस युग में चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, यहाँ ये ध्यान दें आप, बद्रीनारायण का ही जो छोटा नाम है प्रेमघन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अपनी आनंद कादंबनी जो ये पत्रिका थी इनकी, संयोगिता स्वयंवर तथा वंग विजेता पुस्तकों की विस्तृत समीक्षा की तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की। इस प्रकार भारतेंदु जी ने हिंदी आलोचना का प्रवर्तन किया और प्रेमघन तथा बालकृष्ण भट्ट ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। यदि भारतेंदु जी ने सैद्धांतिक समीक्षा का आरंभ किया तो उन दोनों लेखकों ने हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की आधारशिला रखी। इसके बाद भी पत्र पत्रिकाओं में इन लेखकों की समालोचनाएं प्रकाशित होती रही, किंतु इस युग में समीक्षा मुख्यतः गुण दोष विवेचनात्मक रही तथा वह लेख, पुस्तक परिचय, टिप्पणी, संपादकीय आदि के रूप में ही सामने आई। तो भारतेंदु युग में सबसे जो मुख्य आलोचक के रूप में या इस विधा को लेकर आने वाले वो हैं, कौन है, भारतेंदु जी हैं। उसके बाद 2 नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो आपको नाम यहाँ पर याद रखना है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन का, और दूसरा आपको नाम याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का। दोनों ने ही इस साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया और इस काल में जो साहित्य लिखा गया, आलोचनात्मक साहित्य, उसमें मुख्य बात क्या थी कि गुण और दोषों का विवेचन करना। किसमें? लेख, पुस्तक परिचय, टिप्पणी और संपादकीय आदि के
रूप में ये सब बताना उस पुस्तक के गुण और दोष के बारे में, केवल इतना सीमित ही उन्होंने इसकी समीक्षाएं की है। इसके बाद के समय काल में अगर हम देखें तो आता है द्विवेदी युग। देखिए, द्विवेदी युग जो 19वीं ईस्वी में शुरू हुआ, और यहाँ पर सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था सरस्वती। इसके साथ ही हिंदी समीक्षा में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आचार्य द्विवेदी ने कालिदास की निरंकुशता, नैषद चरित्र चर्चा, विक्रमांक देवचरित चर्चा आदि ग्रंथों का परिणयन भी किया। वैसे द्विवेदी जी से पूर्व भी यानी पहले गंगा प्रसाद, अग्निहोत्री की समालोचना तथा अंबिका दत्त व्यास की गद्य काव्य की मीमांसा शीर्षक छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशन में आ चुकी थी। यानी यहाँ पर गंगा प्रसाद, अग्निहोत्री और जो अंबिका दत्त व्यास हैं, इनका नाम यहाँ उल्लेखनीय है। द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों में प्राचीन और नवीन कवियों के गुण और दोषों का विवेचन किया। स्वभाव से द्विवेदी जी शिक्षक थे, संशोधन और सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी समीक्षाओं में हिंदी कविता की श्रृंगारिकता का डटकर विरोध किया तथा कविता में देश प्रेम और समाज सुधार की भावनाओं की स्थापना की हिमायत की। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो किसको? द्विवेदी जी को जाता है। इस युग में हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में मिश्र बंधुओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ये तीन थे: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, जिन्होंने हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद 2 ग्रंथों की रचना की। हिंदी नवरत्न में उन्होंने हिंदी कवियों को श्रेणियों में विभाजित किया। इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से श्रेष्ठ कवि सिद्ध किया। यानी इन्होंने कहा कि देव बिहारी से ज्यादा अच्छे कवि हैं। बिहारी पर किए गए इस आक्रमण से प्रेरित होकर पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका लिखी, जिसमें उन्होंने बिहारी की श्रेष्ठता प्रमाणित करने का प्रयास किया कि यहाँ पर देव से अच्छे हैं बिहारी, ये बात सिद्ध करने की कोशिश की। उसके बाद पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तक लिखी, किंतु उन्होंने भी बिहारी पर कुछ आक्षेप आरोप ही किए। लाला भगवानदी ने बिहारी देव पुस्तक में बिहारी की प्रतिष्ठा स्थापित की। तो यहाँ पर इस चर्चा में एक बात जो सामने आई कि आपस में जो तुलनात्मक साहित्य की रचना होने लगी, तुलनात्मक समीक्षा साहित्य, वो इस युग में विशेष तौर पर सामने आया। यानी तुलनात्मक आलोचना का जो सूत्रपात है वो कहाँ से हुआ? इसी युग। तो यहाँ से हमें मुख्य जो बातें आपको यहाँ याद रखनी है वो क्या है कि द्विवेदी जी तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ गंगा प्रसाद अग्निहोत्री भी है, अंबिका दत्त व्यास भी है, जिन्होंने गद्य साहित्य में, आलोचनात्मक साहित्य में अपना योगदान दिया। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद आए, जिन्होंने एक नई बहस, एक नई बात यहाँ शुरू करी। और वो बात क्या थी कि हिंदी नवरत्न में उन्होंने कवियों को श्रेणियों में विभाजन किया और इन्होंने ही देव को बिहारी से एक श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने की कोशिश की। और इसी विचार को लेकर कवियों में खींचातानी या तनातनी हुई, जिसको लेकर अनेक कवियों, आलोचकों या समीक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिससे नई रचनाएं सामने आई। यहाँ पर इस विचार से सबसे पहले जो प्रभावित हुए पंडित पदम सिंह शर्मा हैं। उन्होंने बिहारी सतसई की भूमिका लिखी, जिसमें बिहारी को अच्छा बताने की कोशिश की। उसके बाद पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र आए, उन्होंने देव और बिहारी नाम की पुस्तक लिखी, लेकिन इन्होंने भी बिहारी पर कुछ आरोप ही लगाए। उसके बाद लाला भगवानदीन आए, उन्होंने बिहारी और देव पुस्तक लिखी, जिसमें बिहारी की प्रतिष्ठा यानी उसको मान सम्मान देने की कोशिश की गई। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए तुलना हो रही है किसमें? देव और बिहारी में। तो यही कारण है कि इस युग में तुलनात्मक आलोचना तथा प्रभावात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ। इसी युग में पद्दुमलाल, पुन्नालाल बख्शी तथा श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी समीक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबू श्याम सुंदर दास की जो रचना है उसका नाम क्या है? साहित्य लोचन और रूपक रहस्य। ये सैद्धांतिक समीक्षा की प्रौढ़ रचनाएं यहाँ मिलती है। बख्शी जी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में विश्व साहित्य का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया है।
यहाँ आपको बाबू श्याम सुंदर दास का नाम विशेष तौर पर याद रखना है। इनका आलोचनात्मक साहित्य कौन सा है? साहित्यालोचन और रूपक रहस्य, ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है शुक्ल युग। अभी हम क्या कर रहे थे? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद का जो समय काल है शुक्ल युग के नाम से हिंदी आलोचना साहित्य में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी समीक्षा में अवतरण एक ऐतिहासिक घटना है। शुक्ल जी से पूर्व हिंदी समीक्षकों के समक्ष न तो कोई आदर्श था और ना ही कोई ज्यादा सिद्धांत। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने ढंग से आलोचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन शुक्ल जी ने हिंदी समीक्षा को सुनिश्चित मानदंड दिए और एक विकास पद्धति प्रदान की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप यहाँ बिल्कुल ना भूलें। उन्होंने साहित्य की सूक्ष्म शक्ति, भावों के उद्वेलन को शक्ति समीक्षा की कसौटी के रूप में अपनाया। यानी जो साहित्य की सूक्ष्मता है, जो भावों का आना है, उद्वेलन है भावों का, उसको उन्होंने यहाँ पर लिया। उन्होंने रस सिद्धांत को नया जीवन प्रदान किया। उन्होंने सामाजिकता को भी साहित्य का ही एक तत्व माना तथा काव्य में लोक मंगल की भावना की स्थापना भी की। उन्होंने काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर समान रूप से विचार किए तथा उन्होंने कला के लिए तथा कला जीवन के लिए सिद्धांतों का अपूर्व सामंजस्य प्रस्तुत किया। देखिए, अभी मैं इसका एक निबंध कर रही हूँ, आचार्य शुक्ल जी का करवा रही हूँ मैं यहाँ पर, श्रद्धा और भक्ति। तो उसमें श्रद्धा और भक्ति क्या है? दोनों ही मन के भाव हैं। तो आचार्य शुक्ल जी ने इस प्रकार के भावों को यहाँ पर विशेष महत्व दिया है। उन्होंने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों पर समान रूप से विचार प्रस्तुत किया और कला के लिए तथा कला जीवन के सिद्धांतों का अपूर्व सामंजस्य भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का भी समन्वय किया है। यानी भारत के जो काव्य के नियम हैं उनके साथ साथ जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नियम हैं उनकी तुलना यहाँ पर की है, उनमें समन्वय का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, जयसी ग्रंथावली की भूमिका, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास आदि महत्वपूर्ण समीक्षा ग्रंथ है। तुलसीदास उनके आदर्श कवि हैं। उन्होंने समीक्षा शैली में सूक्ष्मता, गंभीरता, प्रौढ़ता तथा उनकी स्थापनाएं सर्वथा मौलिक है। उनके महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि आचार्य शुक्ल के संबंध में कदाचित यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि उनके समान मेधावी आलोचक किसी भी भारतीय भाषा में नहीं है। ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, आप इसे जरूर याद रखें। शुक्ल जी के बाद की अगर समय की हम बात यहाँ पर करें, आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना को स्वयं तो नए आयाम दिए ही, उनके बाद के जो आलोचक है उन्होंने भी इस दिशा में विशेष काम किया। उन्होंने नई समीक्षा शैलियां आलोचना के अंतर्गत विकसित की। ऐतिहासिक समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, मार्क्सवादी समीक्षा, वैज्ञानिक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा, लोक साहित्य संबंधी समीक्षा, पाठ, शोध एवं टीका कार्य और हिंदी की नई समीक्षा। यानी समीक्षा के नए तरीके इसी समय में आए। ऐतिहासिक समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भागीरथ मिश्र के नाम यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर आप इस प्रश्न में ये पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर अगर देखिए, सबसे पहले आपने पॉइंट बनाया ऐतिहासिक समीक्षा का, तो उसके बाद आप बताएं कि इसके अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भागीरथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय है। दूसरी समीक्षा है सैद्धांतिक समीक्षा। यहाँ पर आप लिखें डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित के ग्रंथों को महत्व दिया गया। तीसरा अगर देखें व्यवहारिक समीक्षा, इसमें अगर हम देखें आचार्य वाजपेयी हैं नंदुलारे, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा है, डॉक्टर सत्येंद्र है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश ने यहाँ पर बताया है। उसके बाद मनोविश्लेषणवादी समीक्षा की अगर बात यहाँ पर करें तो इसके प्रमुख आचार्य को अगर देखें तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय हैं। मार्क्सवादी समीक्षा की बात अगर हम करें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान है, डॉक्टर विशंबर उपाध्याय और अमृत राय का नाम यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोक साहित्य की समीक्षा की अगर बात करें
तो डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल, डॉक्टर श्याम परमार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी में पाठ शोध एवं टीका का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो नाम है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने यहाँ पर सर्वाधिक योगदान दिया है। टीका लेखन की अगर बात करें तो इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको यहाँ पर शामिल किया गया है। शुक्लोत्तर युग में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने महत्वपूर्ण भाष्य प्रस्तुत किए हैं। हिंदी की नई समीक्षा के अंतर्गत उन आलोचकों का नाम भी लिया जा सकता है जिन्होंने नई साहित्य को संबंधित महत्वपूर्ण और उपादेय समीक्षाएं प्रस्तुत यहाँ पर की है। तो ये देखिए, इस प्रकार आपको शुक्ल जी के बाद का जो समय काल है उसमें आलोचना साहित्य के तरीके बदल गए, यानी आलोचना के जो अलग अलग भेद हैं वो सामने आने लगे और उन्हीं भेद को ध्यान में रखकर आलोचकों ने अलग अलग आलोचनाएं की है। किसी ने ऐतिहासिक की है, किसी ने मनोविश्लेषणवादी की है, तो किसी ने सैद्धांतिक की है, इस तरह से अलग अलग। तो ये समयकाल आलोचना साहित्य के सर्वाधिक विकास का काल माना जा सकता है। इसके बाद अगर देखें तो इस प्रकार समीक्षा में मानव नियति तथा उसके व्यक्तित्व को लेकर गंभीरता से विचार यहाँ पर किया गया। नए समीक्षकों ने जीवन और काव्य साहित्य के नए मूल्यों का निर्धारण करने का यहाँ पर कार्य किया है। इन्होंने हिंदी आलोचना को नई दिशा प्रदान की और जिनका चिंतन समसामयिक परिवेश से प्रेरित और पुष्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय, डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर विनय, डॉक्टर जगदीश जोशी, डॉक्टर हरिचरण शर्मा, डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का नाम विशेष रूप से शुक्ल जी के बाद लिया जा सकता है। अब इसके निष्कर्ष की अगर बात करें तो इस विवेचन से हम कह सकते हैं कि आलोचना का विकास शुरू से लेकर अब तक अनेक तरह से उसका अनेकों मुखी रहा है। जिन समीक्षकों ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य किया है उनका चिंतन न केवल मौलिक है, यानी उनके विचार खुद के विचार हैं, अपितु उल्लेखनीय भी हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी आलोचना निरंतर विकास की ओर जा रही है और भविष्य में भी इसमें अनेक आशाएं हैं। देखिए, ये आपका हिंदी आलोचना साहित्य का विकास था। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको पॉइंट इसलिए नहीं दिए क्योंकि अगर मैं इनके पॉइंट देती तो शायद आप इसे समझ नहीं पाते, इसलिए मेरे पास जो इस विषय से संबंधित कुछ किताबों में लिखा हुआ था मैंने उसी को यहाँ पर आपके सामने रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये कोई इतना आसान भी टॉपिक नहीं है। यहाँ पर आलोचकों के नाम हैं और किस काल में कौन सा किस तरह आलोचना का विकास हुआ ये बताया गया है। क्योंकि जो भी विकास क्रम है वो किससे है, ग्रंथों से है। तो ग्रंथों के नाम याद करना, उनके रचनाकारों के नाम याद करना, वो अगर मैं सिर्फ बोल कर बताती तो शायद आप याद नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह की PDF डालने की कोशिश की है जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।